जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में संसद के बारे में चर्चा किए थे, तो आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के मूल लक्षण, मतलब बेसिक फीचर ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूशन। क्या उसकी विशेषता है और क्यों वो इतना विशेष है बाकी देशों के संविधान से, और क्यों इतना बड़ा है, क्यों इतना विस्तृत है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान की सबसे पहली और सबसे मुख्य विशेषता यह है कि वो एक लिखित तथा विस्तृत संविधान है। लिखित संविधान इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान के जितने भी नियम है, जितने भी राइट्स है, वो एक लिखित रूप से लिखे गए हैं, जिसे एक कॉमन आदमी भी पढ़ सकता है अगर वो पढ़ना चाहे। और वो इतना बड़ा है, अगर उसको समझने की अगर कोशिश करे तो उसे समझने में भी बहुत समय लगेगा। वो सुगम भी है, कठिन भी है और लचीला भी है। जिस देश का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बना जाए, जब भारतीय संविधान बना था तो ऐसे नहीं बना था, एक पूरी उसकी सभा तैयार की गई थी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। उसमें जितने भी सदस्य थे उन सब ने हर राज्य की सुगमता के ओर पे कानून बनाए गए, क्योंकि भारत ऐसा एक राज्य है जिसमें राज्य बदलते ही भाषा बदल जाती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट देखो, साउथ ईस्ट देखो, अपना पूरा पश्चिम, यूपी, बिहार, झारखंड, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, साउथ का, या हर एक राज्य बदलते ही भाषा बदल जाती है दोस्तों। तो उन सब कंट्रियों को एक करने के लिए उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो लिखित हो, जो समझ में आए और एक विस्तृत बनाया, क्योंकि ताकि सारे लोगों की जो उसमें उनके अधिकार है, उनकी मूल है, उनके मानव अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो जिस देश का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाए और एक निश्चित तिथि को लागू हो, जो एक निश्चित 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वो एक निश्चित तिथि थी, उसको क्या कहा जाता है? एक लिखित संविधान कहा जाता है। इस तथ्य के अनुरूप भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, जिसका निर्माण सन 1946 में स्थापित की एक संविधान सभा ने किया था। और इसे बनने में कितने समय लगे थे दोस्तों? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को यह बन गया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। इसमें लिखित होने के अतिरिक्त ये बहुत ही विस्तृत संविधान बना, जिसमें टोटल 395 आर्टिकल्स मींस अनुच्छेद हैं, और इसकी 12 अनुसूचियां, मतलब 12 भागों में इसको बांटा गया, और 3 परिशिष्ट अप्रेंडिक्स, और संविधान के 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित हैं। 12 उसकी अनुसूची कर दी, 22 भागों में डिवाइड कर दिया ताकि इजीली समझ सके, और हर एक पार्ट को ठीक तरीके से समझाया गया, भाग आ, भाग बा, ये सब उसमें किया गया। इसके विपरीत अगर आप देखा जाए तो दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो आप अमेरिका को तो सभी जानते हैं, जिसे संयुक्त कहा जाता है, जो 50 कंट्रियों का एक मिलके, 50 महाद्वीपों का मिलकर एक देश बना, उसमें कुल कितने हैं? 7 आर्टिकल ही है अमेरिका में। कनाडा के संविधान में कितने हैं? 147। अफ्रीका के संविधान में 253, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, तथा चीन के जो नया संविधान बनाया गया जब माओ आया, तो उसमें कितने हैं? टोटल मिला के 138 अनुच्छेद हैं। वास्तव में हमारा संविधान जो संसार के अन्य सभी संविधानों से विस्तृत और बड़ा है। इसी कारण सर आइवर जेनकिंस ने कहा था कि भारतीय संविधान संसार में सबसे लंबा तथा सबसे विस्तृत संविधान है। डॉक्टर प्याली, जो एक बड़े विद्वान थे, जो मेन ये पॉलिटिकल के, वो इसे कहे जाए अनुवादक थे, स्ट्रक्चर थे, थिंकर थे, उन्होंने क्या, इसके आकार की विशालता के कारण इसे एक हाथी, क्या है संविधान, मतलब हाथी को देखकर ना बहुत बड़ा होता है, उसकी संज्ञा दी थी इसको। संविधान की प्रस्तावना क्या होता है? भारत का संविधान एक प्रस्तावना है जिसमें अन्य आदर्शों तथा लक्षण का वर्णन किया गया है। उसके आदर्शों, उसके लक्षण के बारे में बताया गया है, जो संविधान निर्माताओं के सामने थे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान बनाया गया था। संविधान का आरंभ एक प्रस्तावना से करना
आधुनिक संवैधानिक प्रक्रिया की एक विशेषता बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जापान, साम्यवादी चीन, नेपाल में तो संविधान रहा ही नहीं है। हर साल में राजतंत्र आ जाता है, कभी लोकतंत्र आता है। पश्चिमी जर्मनी जो आदि देश है ना, जिनमें संविधान आरंभ से पहले प्रस्तावना सम्मिलित की गई थी। हमारे संविधान की अगर प्रस्तावना से पता चलता है कि हमारे संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है, ये हमें पता चलता है। भारत में कैसी शासन प्रणाली स्थापित की है? भारत में लोकतंत्र की शासन प्रणाली स्थापित की गई है। जो भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना पढ़कर हमें यह सब पता चल जाता है दोस्तों। तो भारत के लोगों ने संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 के दिन स्वीकारा और 26 जनवरी 1950 के दिन उसको लागू किया। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है। प्रभुसत्ता संपन्न मतलब लोकतंत्र में गणराज्य है। गणराज्य मतलब पूरा गणतंत्र और लोकतंत्र को यहां बेन जस्टिस माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 42वें संशोधन के अंतर्गत इन तीनों आदर्शों के साथ साथ समाजवाद जो सामाजिक रूप से होता है, धर्मनिरपेक्षता जो किसी धर्म को नहीं मानता हमारा राज्य, के आदर्श भी जोड़ दिए गए थे। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य न्याय करना, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और भातृभाव लाना उनका मेन सोर्स था। संविधान देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। जब जिस देश का संविधान अच्छा हो वहां पे कल्याणकारी राज्य होगा ही होगा, अगर सभी लोग उसका पालन करें तो, जिससे सब लोग समानता, न्याय और स्वतंत्रता का विश्वास दिलाते हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता को प्रोत्साहन देने का भी एक तरीका का सुझाव है। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, संपूर्ण प्रभुसत्ता जो वही राज्य होता है जो पूर्ण रूप से संपूर्ण आजाद है, अपने फैसले खुद ले सकता है। एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य उसे ही कहते हैं जो बाहरी नियंत्रण से सर्वथा बाहर हो, मुक्त हो, अपनी आंतरिक तथा बाहरी विदेशी डिसीजन वो खुद ले और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तथा इसके बारे में कोई भी हस्तक्षेप न करे। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत को यह स्थिति प्राप्त नहीं थी और 1947 के बाद 2 साल तक, जब तक वो वायसराय नहीं गया, जब तक संविधान नहीं किया, तब जाके उनको पूर्ण प्रभुसत्ता मिली संविधान के लागू होने वाली। समाजवादी क्या होते हैं, सोशलिस्ट क्या होते हैं, शब्द संविधान में प्रस्तावना में 42वें अनुच्छेद में यह जोड़ा गया। इस शब्द का उद्देश्य है कि भारत में इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे समाज के जो सभी वर्ग हैं, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के विकास के उचित तथा समान अवसर प्राप्त हो और मनुष्यों का शोषण समाप्त हो। 1976 के, नोट कर लेना, 1976 के 42वें संशोधन में यह समाजवाद जोड़ा गया था संविधान में। धर्मनिरपेक्ष, जो भारत किसी धर्म को ना मानता है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है और ये हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक के प्रावधान में धर्मनिरपेक्षता की ओर पहले से ही संकेत है, परंतु अब ये शब्द जोड़ दिया है जिससे संविधान का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक हमारी पार्टी है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। जिस जनता अपने मताधिकार, अपने वोट के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है और उसे अच्छा लगे तो दोबारा चुन सकती है। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, ये नहीं कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया गया है और न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी सरकार के दबाव में नहीं है। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? गणराज्य का अर्थ होता है कि ये एक देश का अध्यक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारी होंगे। प्रत्यक्ष रूप से कौन होगा? प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव अगर कोई पूछे प्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जो एमपी बनते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो एमपी लोग चुनते हैं। तो हमारे देश के मुख्य अर्थात राष्ट्रपति पैतृक सिद्धांत पे नहीं है। राष्ट्रपति कोई मतलब ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा,
वही सांसद चुनते हैं राष्ट्रपति को, जो भारत की सबसे बड़ी पोस्ट होती है अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए, और ये भी 5 वर्ष के लिए होती है। जनता के प्रतिनिधि द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए उनके कार्यकाल के दौरान, तो 6 वर्ष के अंदर 6 महीने के अंदर उनका नया चुनाव करना आवश्यक होता है। ये आज की है होगा। आप कल हम पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है और उसके बारे में, और संघात्मक संविधान परंतु संघ में बटा है परंतु एक है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। जय बालाजी दोस्तों, जय बालाजी।